हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज की क्लास में हम आपको क्लास 12th का मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाने वाले हैं। आज से हमारी इसमें ये सीरीज स्टार्ट होने वाली है, तो ये पहला पार्ट है हमारा जिसके अंदर हम एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाएंगे। आज की क्लास में हम सिर्फ 10 क्वेश्चन करवाएंगे जो कि एमसीक्यू के होंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में उसके जो रिमेनिंग एमसीक्यू होंगे वो करवाएंगे। फिर उसके बाद हम जो 3 नंबर के 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं उनको स्टार्ट करवाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है लेट लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन टू यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, आपका 1 होता है, ठीक है ना। ए वेक्टर और बी वेक्टर, इसका मतलब क्या है कि अगर देखा जाए तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 आ जाएगा और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सच दैट साइन थीटा इक्वल टू 3/5। तो आपको क्वेश्चन में साइन थीटा दे रखा है, आपको कितना, 3/5। देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ना हमारे पास कॉस थीटा होना चाहिए। तो कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, कॉस थीटा निकाल देते हैं। ये साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो हमें चाहिए बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। अगर पाइथागोरस का इस्तेमाल करा जाए कि एच स्क्वायर इक्वल टू में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5। परपेंडिकुलर कितना है, 3। और बेस हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 25 माइनस ये इधर आ जाएगा तो 9 इक्वल टू में बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास 16, तो बी की वैल्यू आ गई आपके पास 4, है ना। 16 किसका रूट होता है, 4 का। तो इसका मतलब कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4 अपॉन में एच कितना है आपके पास, 5। तो 4 अपॉन में 5 आपके पास इस कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है कॉस थीटा का, पहले तो क्वेश्चन में देखो निकालना क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि देन ए डॉट बी इज इक्वल टू, प्रोडक्ट वेक्टर निकालना है आपको, प्रोडक्ट निकालना है आपको। तो प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं, ए डॉट बी, इस तरीके से फॉर्मूला होता है, अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड इंटू में बी का मैग्नीट्यूड। तो कॉस थीटा तो हमारे पास आ चुका है, कितना है, 4/5। ए डॉट बी हमें निकालना है और ए का मैग्नीट्यूड कितना है, 1, और बी का मैग्नीट्यूड कितना है, 1, क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है। तो सीधी सीधी बात आ गई कि ए डॉट बी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 4/5 के बराबर आ गई। बात समझ में आ रही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 4/5। 4/5, तो कौन सा ऑप्शन है, 4/5 प्लस माइनस का 4/5। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ ट्रिकी नहीं था, क्वेश्चन में बस इतना ध्यान रखना है कि जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उससे रिलेटेड फॉर्मूला क्या लगेगा। साइन थीटा दे रखा था, जबकि हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए कॉस थीटा का। साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्रॉस वेक्टर में होता है, डॉट वेक्टर में नहीं होता, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें कॉस थीटा की वैल्यू निकाली पाइथागोरस के इस्तेमाल से, जो कि 10th क्लास में हमने पढ़ा था, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड इंटीग्रल फैक्टर का आ गया 9 चैप्टर से। द इंटीग्रल फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, इक्वेशन है एक्स डी वाई अपन में डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू में एक्स की पावर 4 माइनस 3x। तो क्वेश्चन बोला है इसका इंटीग्रल फैक्टर बताओ, इसका इंटीग्रल फैक्टर क्या होगा। तो इंटीग्रल फैक्टर के लिए आपको पहले इसको कन्वर्ट करना होता है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो इंटीग्रल फैक्टर का फॉर्मूला होता है वो होता है ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, है ना। पी का जो इंटीग्रेशन कर देते हैं ई की पावर के साथ, उसको हम कहते हैं इंटीग्रल फैक्टर। बट इसको कन्वर्ट करेंगे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू में, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले ध्यान रखना है कि डी वाई अपॉन डी एक्स का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, एक्स, तो कॉमन लेंगे एक्स, या तो कॉमन ले लो या तो डिवाइड कर दो एक्स से, बोथ साइड आप डिवाइड कर दो, ठीक है ना। ये अगर आप बोथ साइड डिवाइड कर दोगे तो ऐसे हो जाएगा, यहाँ के मतलब ये जो एक्स है सेपरेट हो जाएगा, इसके साथ भी आ जाएगा और इसके साथ भी आ जाएगा। तो इसके साथ आएगा तो ये तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, डी वाई अपन में डी एक्स, और इसके साथ आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/x और मल्टीप्लाई में y इक्वल टू, इसके साथ भी सेपरेट हो जाएगा, ये हो जाएगा x³ माइनस का 3। अब हमारे पास यहाँ पर p की वैल्यू क्या आ गई, p की वैल्यू आ गई माइनस का 1/6, सॉरी x माइनस का 1/x, ये p की वैल्यू आ गई। बट हमें क्या निकालना है, इंटीग्रल फैक्टर।
तो इंटीग्रल फैक्टर होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx। e की पावर इंटीग्रेशन p क्या है, -1/x और उसका dx। अब यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होता है -1/x का, वो क्या होता है, माइनस तो बाहर आ जाएगा और 1/x एज इट इज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस लॉग x, क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, और इक्वल टू में, अब ये जो माइनस है, ये जो माइनस होता है, ये पावर लग जाती है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा e की पावर log x की पावर -1, इस तरीके से हो जाएगा। अब हमने पढ़ रखा है कि e की पावर log x अगर होता है तो इसकी वैल्यू x के बराबर होती है, मतलब e से log हट जाता है, x बचता है। तो ऐसे e से log हट जाएगा तो बचेगा क्या आपके पास, x की पावर -1। तो यहाँ पर इंटीग्रल फैक्टर क्या आ गया आपका, x की पावर -1। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है। तो इसमें ऑप्शन आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी, ए था x, बी था -x, तो ऑप्शन आ रहा है सी, -x की पावर -1। बात समझ में आ रही है। तो कंसेप्ट सिंपल सा था, ज़्यादा कोई इसमें ट्रिकी वैल्यू नहीं थी, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है, इफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन दिस देन वैल्यू ऑफ के। अब देखिए डायरेक्शन कोसाइन दे दी। डायरेक्शन कोसाइन को हम क्या क्या नाम से जानते हैं, डायरेक्शन कोसाइन को एक तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा बोलते हैं, ठीक है ना। और या तो हम इसे एल, एम और एन भी बोलते हैं, ठीक। तो डायरेक्शन कोसाइन यानी कि एल, एम और एन आपको दे दिए। तो इनसे रिलेटेड कोई फॉर्मूला याद है आपको, इनसे रिलेटेड फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। मतलब डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर करने के बाद उनका जो सम होता है वो क्या होता है आपका 1 के बराबर होता है। एल की वैल्यू क्या है आपके पास, √3 की, इसका स्क्वायर, सारी वैल्यू √3 के हैं आपकी, √3 के प्लस √3 के इक्वल टू 1। तो आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हो जाएगा आपका 3k² प्लस 3k² प्लस 3k² इक्वल टू में 1। अब ये हो जाएगा 9k² इक्वल टू में 1, 3 3 3 9, 9 नीचे आ जाएगा तो k² इक्वल टू में 1/9। तो k की वैल्यू आ गई आपके पास प्लस माइनस का 1/3। तो यहाँ पर वैल्यू आ गई आपकी k की 1/3 प्लस माइनस का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, प्लस माइनस का 1/3। ठीक, समझ में आ रहा है आपको। ठीक, देखिए थोड़ा सा जल्दी तो इसलिए करेंगे क्योंकि आपकी डेट शीट आ चुकी है और पेपर भी अब नज़दीक है, तो जल्दी जल्दी समझते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बताना, हम उस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करवा देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। लीनियर प्रोग्रामिंग कह रहा है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स 12th चैप्टर है, डील विद द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एन। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब हो गया कि वही वो किससे डील करता है, किस चीज़ से डील करता है, मतलब उसके अंदर कौन सी चीज़ें आती हैं। लॉगरिथम फंक्शन आता है, नहीं आता। क्वाड्रेटिक फंक्शन आता है, वो भी नहीं आता। लीनियर फंक्शन आता है, बिल्कुल आता है, क्योंकि नाम ही है लीनियर प्रोग्रामिंग, है ना। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या आएगा, लीनियर फंक्शन आएगा, है ना। और कोई दूसरा फंक्शन थोड़ी आ जाएगा। जब लीनियर प्रोग्रामिंग नाम ही है तो नाम के अंदर क्या आएगा, लीनियर फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। ये तो एमसीक्यू क्वेश्चन सिंपल सा था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, पेपर में ना कुछ कुछ क्वेश्चन तो सिंपल आ जाते हैं, जो नॉर्मली तरीके से हो जाते हैं, बट मैथ में कभी कभार क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी भी आ जाते हैं, वहाँ पर बच्चों को दिक्कत आती है। जैसे कि ये क्वेश्चन आ गया, देखिए आप, ये आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश गिवन दैट बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो देखिए सबसे पहले ना आपको ना इसका फॉर्मूला लिखना है, पी ए गिवन दैट बी इक्वल टू पी ए डैश गिवन दैट बी। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जो चीज़ गिवन दैट की दूसरी तरफ होती है वो डिवाइड में आती है, और ऊपर की तरफ उन दोनों का इंटरसेक्ट आता है। इसका भी ऐसे ही हो जाएगा, ए डैश इंटरसेक्ट बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि फॉर्मूले में ऑप्शन में क्या दे रखा है हमें। अब देखिए यहाँ पर क्या, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी को तो ऐसे ही लिख देंगे एज इट इज। अब ए डैश इंटरसेक्ट बी को क्या लिख सकते हैं,
इसको हमें लिखना है इसकी फॉर्म में, ए इंटरसेक्ट बी की फॉर्म में, ठीक है ना। कैसे लिख सकते हैं, देखो आपको एक वेन डायग्राम से समझाता हूँ मैं। आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्ट बी, बी निकालना है, ठीक है ना। अब एज्यूम करिए कि आपके पास एक सर्कल है जिसके अंदर ए है, दूसरा सर्कल है जिसके अंदर बी है। अब ए डैश की वैल्यू क्या होगी, हमें क्या देखना है, ए डैश और बी में कॉमन देखना है। तो ए डैश क्या होगा, तो ए डैश हमारा होगा ए को छोड़कर बाकी का सारा, ये हमारा ए डैश है, ठीक है। और बी डैश क्या होगा आपका, अगर बी डैश की बात करें हम, तो बी डैश क्या होगा, बी हो जाएगा ये पूरा, है ना, ये पूरा है बी। अब आपको इनमें से कॉमन देखना है, तो देखो रेड और ब्लू लाइन कहाँ नजर आ रही है, रेड और ब्लू लाइन एक ही जगह नजर आ रही है, जो कि पोर्शन है ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पूरे में रेड और ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है, ठीक है। ये मैंने वाइट कर दिया, ठीक है, ये रेड और ब्लू लाइन का पोर्शन हो गया। अब ये पोर्शन कैसे निकलेगा, मतलब आपको ए इंटरसेक्ट ए डैश इंटरसेक्ट बी करना था, तो ए डैश इंटरसेक्ट बी कैसे होगा, ए डैश ऊपर का पोर्शन, बी मतलब ये, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन हो गया ये वाला पोर्शन। अब इस पोर्शन को क्या लिख सकते हैं, ये पोर्शन है किसके अंदर, बी के अंदर, है ना। तो ये क्वेश्चन है बी के अंदर, पोर्शन बी के अंदर है। और बी में से क्या माइनस कर दो, बी तो ये पूरा होता है ना, बी क्या होता है, ये पूरा होता है। बट हमें क्या चाहिए, इतना पार्ट चाहिए, इतना पार्ट, है ना, इतना पार्ट चाहिए। तो ये बी में से क्या माइनस कर दिया, ये वाला पोर्शन माइनस कर दिया। इस वाले पोर्शन को क्या कहते हैं, ए इंटरसेक्ट बी, ए और बी का कॉमन। तो बी में से अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी अगर माइनस कर दिया जाए, तो आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा वो किसका बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्ट बी का, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक। थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्या बताया मैंने कि ए डैश इंटरसेक्ट बी का जो फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी के बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम इसमें फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी। अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी इधर आ जाएगा, तो ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये डबल हो जाएगा, डबल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी इक्वल टू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अभी डबल नीचे आ जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी इक्वल टू हाफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर आ रहा है। अब देखते हैं ऑप्शन हमारा इसमें से कोई रिलेट करता है या नहीं करता। तो देखिए क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, ये गलत है, ए डबल है पी बी के, गलत। इंटरसेक्ट जो है हाफ है पीवी के, ये सही है हमारा। और इंटरसेक्ट जो है डबल है पीवी के, ये भी गलत। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी इक्वल टू हाफ ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। क्वेश्चन सिंपल सा था, बस ये फॉर्मूले याद होने चाहिए और थोड़ा सा वेन डायग्राम का आपको दिमाग होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए वेन डायग्राम से रिलेटेड, ठीक है ना। अगर वेन डायग्राम नहीं हुआ तो ऐसे ऐसे जो सेट्स के क्वेश्चन होते हैं ना, उनको उनके फॉर्मूले हमें याद थोड़ी होते हैं, वेन डायग्राम से बनाने पड़ते हैं सारे फॉर्मूले, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ ए आई जे एंड कैपिटल ए आई जे रिप्रेजेंट द आई जेथ एलिमेंट एंड इट्स कोफैक्टर, यानी कि ये तो एलिमेंट है, ये एलिमेंट को शो कर रहा है, और ये जो है वो कोफैक्टर को शो कर रहा है। बात समझ आ रही है। आगे कह रहा है ऑफ दिस मैट्रिक्स रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिवली देन द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू पता नहीं है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या वैल्यू है, A11 A21 प्लस प्लस A12 और A22 प्लस A13 और A23। A11 क्या होता है, A11 है 2। अब A21 क्या है, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, तो देखो A21 का मतलब क्या है, A21 क्या होता है, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, मतलब ये इससे रिलेटेड रो और कॉलम हटा दो, ठीक है ना। इससे रिलेटेड रो और कॉलम को हटा दोगे तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी उसे लिख देना है। तो ये आपने हटा दिया और ये आपने हटा दिया, तो बची क्या वैल्यू, -3 5 और 5 और -7, ये बचा। बट एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि जब भी आपको इन दोनों को ऐड कर ऑड नंबर आता है ना, तो उसके आगे आप माइनस लगा देते हो।
तो इस टर्म के आगे क्या लग जाएगा, माइनस, है ना, इस टर्म के आगे लगा दिया तो हमने, ये माइनस हो गया। फिर नेक्स्ट आ रहा है प्लस A12 क्या है, ये वाली टर्म है -3। अब A22 मतलब ये वाली टर्म, इससे रिलेटेड रो और कॉलम हटा दो तो बचेगा क्या आपके पास, 2 5 1 -7। अब क्या इससे साइन चेंज होगा, नहीं होगा, क्योंकि 2 और 2 मिलकर इवन होते हैं, तो ये एज इट इज रहेगा। फिर प्लस A13 यानी कि 5, ये समझ में आ रहा है ना, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम 5 है, ठीक है ना, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम आपका 5 है। अब इससे रिलेटेड बचा क्या आपके पास, अब ये बचा A23 ये टर्म्स हैं आपके पास, इससे रिलेटेड रो और कॉलम हट जाएगा तो बचेगा क्या, 2 -3 और 1 और 5। क्या ये 2 3 मिलकर ऑड होता है, हाँ ऑड, ऑड होता है, तो इसके लिए आगे आप क्या लगा दोगे, माइनस। तो यहाँ जो वैल्यू है आपकी, इसमें आप क्या लगा दोगे, माइनस, ये आ जाएगा माइनस। ठीक है, समझ में आ रहा है, जो ऑड नंबर होता है उसके साइन चेंज कर देते हैं बस। -2, अब ये तो नॉर्मली डिटर्मिनेंट जैसे निकालते हैं वैसे करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 21, बीच में आता है माइनस, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, ये हो जाएगा -3, इसको मल्टीप्लाई करा तो -14, बीच में आता है माइनस और ये 5, इसको मल्टीप्लाई करके फिर है -5, इसको मल्टीप्लाई करा 10, बीच में आता है माइनस और यहाँ माइनस पहले से ही आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका +3। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 और ये हो जाएगा -4 और -3 और ये हो जाएगा -19, -5 और ये हो जाएगा 13। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 और माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा और 19 तिया 57 और माइनस और 13 पंजे 65, ये हो जाएगा 65। ठीक है, अब देखो 8 और प्लस का 57 और माइनस का 65, इसको माइनस करके आ जाएगा 8, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 0। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है आपका 0। ठीक है ना, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आपको, ज़्यादा कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 0, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, तो समझ में आ गया होगा कैसे कैसे वैल्यू निकालनी है, बस इतना ध्यान रखना है कि ऑड नंबर पे साइन चेंज कर देना है और इवन नंबर पे साइन सेम रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन कह रहा है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट एक्स इक्वल टू √π। चलिए कोई बात नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। y इक्वल टू में साइन एक्स स्क्वायर दे रखा है आपको, अब इसका डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो करते ही हैं ज़्यादातर हम, तो ये हो जाएगा dy/dx और इसकी वैल्यू हो जाएगी, देखो पहले करेंगे साइन एक्स का, तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। एक्स की जगह पर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर, फिर एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका दोबारा से डेरिवेटिव होगा, तो एक्स स्क्वायर का दोबारा से क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2x, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x। अब लास्ट में कह रहा है कि x की जगह पर क्या पुट करना है आपको, √π। तो x की जगह पर अगर √π पुट करोगे आप तो ये हो जाएगा x, और इसकी जगह √π रखोगे तो क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, क्योंकि रूट से स्क्वायर हट जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2√π। अब कॉस 180 कितना होता है, -1, 2√π, तो वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2√π। बात समझ आ रही है, तो ऑप्शन देखते हैं क्या है, माइनस का 2√π यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, तो सिंपल सा डेरिवेटिव हुआ था, इसमें कुछ इतना लॉजिक नहीं था। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री निकालना है, सिंपल सा कंसेप्ट है। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है नंबर ऑफ डेरिवेटिव से, नंबर ऑफ डेरिवेटिव, कितनी बार उसने डेरिवेटिव किया है उसको कहते हैं हम ऑर्डर। डिग्री क्या होती है, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसकी जो पावर होती है उसको क्या कहते हैं हम, डिग्री। तो क्वेश्चन दे रहा है ये आपको, और क्वेश्चन कह रहा है ऑर्डर और डिग्री बताओ। ये ऑर्डर क्या है, कितनी बार डेरिवेटिव हो रखा है, हाईएस्ट ये हो रखा है, देखो 2 बार डेरिवेटिव हो रखा है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका 2, और डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, अब देखो इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर कुछ नहीं है तो हम क्या मानते हैं 1, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 1, तो ऑर्डर 2 डिग्री 1, तो ऑर्डर 2 डिग्री 1 यानी कि ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आपका। ठीक है ना,
बाकी कुछ ध्यान नहीं रखना। ऑर्डर का मतलब होता है कि कितनी बार डेरिवेटिव किया है, और डिग्री का मतलब होता है पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। जो डेरिवेटिव कर रखा है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है, मतलब जो उसकी पावर होती है, उसको हम कहते हैं डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है वेक्टर विद एन टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल मतलब लास्ट पॉइंट दे रखा है, और इनिशियल पॉइंट ये दे रखा है, उल्टा कह दिया है इसमें, देखो ठीक है ना। तो इनिशियल पॉइंट को पहले लिखना है, ध्यान रखना। इनिशियल पॉइंट है आपके पास, अब बी है या सी है उससे कोई मतलब नहीं है। इनिशियल क्या है, 3 -4 और 7। और टर्मिनल पॉइंट क्या है, टर्मिनल पॉइंट को हमेशा बाद में लिखना, ध्यान रखना। क्वेश्चन ने थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए टर्मिनल को पहले और इनिशियल को बाद में लिख दिया, क्योंकि फॉर्मूले में हमें x2 - x1 करना होता है। तो x2 का मतलब क्या हो गया, टर्मिनल के लिए x2 हो जाएगा और इनिशियल के लिए x1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर रहा है, और बच्चा कंफ्यूज होगा जरूर। तो टर्मिनल पॉइंट क्या है, 2 -3 और 5। अब कह रहा है कि द वेक्टर, वेक्टर क्या होगा, ठीक है, वेक्टर निकालना है। तो वेक्टर निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला दे रखा होता है, फॉर्मूला होता है x2 - x1 i प्लस y2 - y1 j प्लस z2 - z1 k। अब आप इसमें कैप लगा सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम क्वेश्चन को बस नॉर्मली सॉल्व करने के लिए करा रहे हैं। अब x2 - x1, तो x2 क्या हो जाएगा, टर्मिनल का, टर्मिनल वाले पॉइंट का 2। तो ये हो जाएगा 2 माइनस x1 हो जाएगा 3 i प्लस y2 है हमारे पास -3 और y1 है हमारे पास माइनस का 4, ये प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस z2 है हमारे पास 5 और ये है 7। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई आपकी माइनस का i, और ये हो जाएगा प्लस का j। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 2k। ठीक है, तो ऑप्शन आ गया आपका -i प्लस का j और माइनस का 2k। तो ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर डी, माइनस का i प्लस का j माइनस का 2k। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। बस इतना ध्यान रखना है कि फॉर्मूले में x2 - x1 चाहिए हमें, तो हमें टर्मिनल, टर्मिनल को बाद में और इनिशियल को पहले लिखना है, और इसने क्या कर दिया कि इनिशियल को बाद में और टर्मिनल को पहले लिख दिया, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको बना दी। ठीक है ना, तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 10th। द डिस्टेंस पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट p a b c फ्रॉम y दिस। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि y एक्सिस पर, y एक्सिस से हमें कोई पॉइंट चाहिए। इसको समझने के लिए ना आप नॉर्मली समझो पहले, दो एक्सिस के अनुसार x और y। देखिए अगर मैं कहूँ कि मेरे को एक पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, 2 3 एक पॉइंट है उसका डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से निकालना है, तो यहाँ से ही तो निकालेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा उस पॉइंट को आप क्या लोगे, इस पॉइंट को क्या लोगे आप, इस वाले पॉइंट को क्या लोगे, इस वाले पॉइंट को हम, एक्स की वैल्यू तो यहाँ पर 0 हो जाएगी, और वाई की वैल्यू क्या होगी, वाई की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, बट क्या होगी, वो वैल्यू होगी जो कि यहाँ पर y की वैल्यू है, यानी कि 3 होगी। बात समझ में आ रही है, जो वैल्यू यहाँ पर है वही वैल्यू यहाँ पर लिखी जाएगी। कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन में जो हमें वैल्यू दे रखी होगी उसी को हम उस y की वैल्यू के बराबर रखेंगे। हम एज्यूम करेंगे कि ये 0y होगा, तो y की जगह पर क्या रखेंगे, 3। तो ऐसे ही क्वेश्चन में यहाँ पर भी हमें क्वेश्चन में एक पॉइंट दे रखा है। अब हमारे पास 3 एक्सिस हैं, पॉइंट दे रखा है y एक्सिस के साथ, उसका डिस्टेंस निकालना है। तो p हो गया आपके पास, p हो जाएगा आपके पास ए बी सी, और y एक्सिस का जो पॉइंट है वो हो जाएगा आपके लिए, देखो y एक्सिस पर y की कोई ना कोई वैल्यू होगी, और बाकी टर्म क्या हो जाएंगे, 0। तो बाकी टर्म 0 हो जाएंगे, और y की क्या वैल्यू होगी, y की वही वैल्यू होगी जो यहाँ पर पॉइंट में दे रखी है। तो यानी कि 0 b और 0, तो y की वैल्यू ये आ जाएगी। अब आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला तो हम 10th क्लास से पढ़ते आए हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर x2 क्या है, कुछ भी ले लो, a - 0 करना है हमें, इन दोनों पॉइंट्स को देखना है बस, है ना। तो a - 0 तो a का स्क्वायर प्लस y2 - y1 b - b का स्क्वायर प्लस z2 - z1 यानी कि c - 0 का स्क्वायर, c स्क्वायर।
अब ये क्या हो जाएगा आपके पास, रूट ए स्क्वायर प्लस ये तो 0 हो गया और ये हो गया सी स्क्वायर, तो वैल्यू आ गई आपकी रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, समझ में आ गया ना कि अगर हमें कोई पॉइंट दे रखा हो और किसी एक्सिस के बारे में निकालना हो तो इस एक्सिस का जो पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इस 3 के बराबर ही हो जाएगा। अगर यहाँ इस वाले पॉइंट का निकाला जाता तो इस वाले पॉइंट का हो जाता 2 0, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू क्या है 2 और y की वैल्यू क्या होगी 0। ठीक है, तो आंसर क्या आया था हमारा, रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो आज की क्लास में हमने आपको 10 क्वेश्चन करवा दिए प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू के। ठीक है, देखिए अब आपको ये क्वेश्चन सही से समझना है और फिर अगली क्लास में हम इससे आगे के क्वेश्चन लेके आएंगे और साथ में जो सेक्शन बी होता है 2-3 नंबर का उसको भी करवाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ में आए हो, तो आप एक लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में। ठीक है, और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप कमेंट जरूर करें, हम अगली क्लास में आपके उस डाउट को क्लियर करवाएंगे एक शॉर्ट वीडियो बनाकर। बात समझ में आ रही है? तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ।